सबसे पहली खबर है बेटा कि जनजातीय और जो महिला कल्याण की योजनाएं हैं इनका विस्तार कर रही है सरकार। और इसके लिए 7,133 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पे किया जा रहा है। ट्राइबल एंड विमेन वेलफेयर स्कीम एक्सटेंडेड। तो मध्य प्रदेश में जितनी सारी स्कीमें चल रही थी जो ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड है, विमेन वेलफेयर से रिलेटेड है, इन स्कीमों को यहाँ पर एक्सटेंडेड कर दिया है। ठीक है, इनको एक्सटेंडेड कर दिया है, इनका यहाँ पे विस्तार कर दिया है। और ये जो स्कीमें हैं, आप इन स्कीमों का फ़ायदा उठा के यहाँ से बेहतर तरीके से, मतलब जो भी इन वर्गों में आते हैं वो बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं और इनके लाभ यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके लिए कितना पैसा दिया है कैबिनेट ने? रिसेंटली इतना पैसा दिया है, 11,033 करोड़ रुपए छिप्रा रिवर प्यूरिफिकेशन पे खर्चा यहाँ पे हो रहा है। छिप्रा रिवर का जो प्यूरिफिकेशन है इसको खर्च करने के लिए सरकार 1133 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 25 सीआर दिया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड इशू इन 11 ईयर, 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी हो गए हैं 11 साल में। आप सबको पता होना चाहिए कि सॉइल सॉइल हेल्थ कार्ड करके एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी। और जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसको 11 ईयर यहाँ पे हो चुके हैं, इसको 11 साल हो गए। और देखेंगे यहाँ पर क्या है। और 114 जो राफेल जेट्स हैं, इन राफेल जेट को यहाँ पे हम विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। और आप सबको पता है कि राफेल से एक बहुत ही शानदार हमारा फाइटर जेट है और इसको फ्रांस जो है, इस फ्रांस ने डेवलप किया है और हम फ्रांस के थ्रू ही इसको बाय करते हैं। जो फ्रांस है इससे ही हमको बाय करना होता है। तो ये टॉप न्यूज़ है हमारे रोजगार निर्माण की। बाकी रोजगार निर्माण अखबार से आपको डायरेक्ट पढ़ना होता है तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं, उसको भी हम आपको कवर करा देंगे। ये होता उसी का है, उसी से इसको यहाँ पे तैयार किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस पीएमएस 2.0 जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी है, इस पीडब्ल्यूडी के द्वारा पीएमएस 2.0 को लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम मॉनिटरिंग कर पाएं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव मैंडेट इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर प्रैक्टिस फॉर न्यू स्टेट कंस्ट्रक्शन। जो भी हमारे राज्य में नया कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इसके लिए इको फ्रेंडली इनिशिएटिव हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। मतलब नए राज्य में, मतलब राज्य में जो भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं आप उनमें पर्यावरण के मानकों का ध्यान रखिए। और पर्यावरण के मानकों का ध्यान रखते हैं तो ये बिल्डिंग जो है ये काफ़ी किफ़ायती होंगी, काफ़ी बेहतर होंगी और एक सस्टेनेबल जो शहर है वो बेहतर उस तरीके से बनेंगे। और सिक्योरिटी एक्सपेंशन 32 न्यू पुलिस स्टेशन वर्चुअली इनोग्रेटेड, जो 32 नए पुलिस स्टेशनों का वर्चुअली यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो ये सुरक्षा का विस्तार भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पारदर्शी सुशासन देखने को मिलेगा, जिसमें पीएमएस 2 के बारे में 2.0 के बारे में बात किया जाएगा। पीएमएस 2.0 एक पोर्टल है, और इस पोर्टल को पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया गया है। आप यहाँ से जो इनकी स्कीम्स हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं, इनको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेस कर सकते हैं, उनको मतलब मैनेज किया सकता है, उनकी अटेंडेंस और ये काम पर आए हैं नहीं आए। ये सारी चीज़ों को, मतलब ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए आप इसमें दो चीज़ें देखेंगे। एक तो ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है, ई गवर्नेंस, इसी के साथ में जो गुड गवर्नेंस है उसको भी बढ़ावा दे रहा है। तो जो पीएमएस 2.0 है ये पीडब्ल्यूडी का हमारा एक इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म है। ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव, अब जब भी आप बिल्डिंग बनाएंगे, न्यू कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उस न्यू कंस्ट्रक्शन में हमको ऊर्जा के जो सुरक्षा मानक है उनका यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए और सोलर एनर्जी पे आप काम कर सकते हैं। इस तरीके की बिल्डिंग्स बना के आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स का निर्माण कर सकते हैं। तो पीएमएस 2.0 किसका है? पीडब्ल्यूडी का। ठीक है, नए आदेश क्या आए हैं कि हम पर्यावरण फ्रेंडली वास्तुकला या आर्किटेक्चर हमको बनाना है और 32 पुलिस स्टेशनों का भी इनोवेशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, तो छिप्रा रिवर है, इसके लिए 1133 करोड़ रुपए दिया गया है प्यूरिफिकेशन के लिए, छिप्रा नदी शुद्धिकरण। और 708 किलोमीटर न्यू पाइपलाइन प्रोजेक्ट इसमें आएगा और 447.23 करोड़ के न्यू डेवलपमेंट वर्क्स यहाँ पे विकसित किए जा रहे हैं। तो हम थोड़ी सी छिप्रा नदी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि छिप्रा नदी अभी चर्चा में। बच्चे समझने की कोशिश करिएगा, आप इसको थोड़ा सा भी समझना चाहें समझ सकते हैं। देखो, अगर हम
क्षिप्रा नदी के बारे में आपसे बात करते हैं, या जो क्षिप्रा रिवर है इसको डिस्कस करते हैं। क्षिप्रा क्षिप्रा नदी, बच्चे क्षिप्रा नदी का जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन आपसे कोई पूछ सकता है, ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर। तो जब भी आप इसके ओरिजिन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ओरिजिन ओरिजिन या इसको हम लोग उद्गम कहते हैं हिंदी में, तो उद्गम हमको देखने को मिलता है बेटा काकरी बर्डी पहाड़ी, काकरी काकरी बर्डी बर्डी पहाड़ी। तो काकरी बर्डी हिल से, काकरी काकरी बर्डी हिल्स, और ये काकरी बर्डी हिल्स बेटा कहाँ पर है, ये इंदौर में है, ये इंदौर में है। तो इंदौर से इसका ओरिजिन हो रहा है क्षिप्रा नदी का, और इंदौर से बहती हुई ये आपके पास चली जाती है। आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारा इंदौर, इंदौर के बाद आप देखेंगे इसको उज्जैन, और उज्जैन के बाद हम लोग देखते हैं रतलाम, और रतलाम के बाद फिर ये चली जाती है कहाँ पर, चंबल नदी में। तो इंदौर, उज्जैन, मेनली रतलाम, इन जिलों में आपके पास ये फ्लो हो रही है। और आप जब इसकी लेंथ की यहाँ पे बात करते हैं तो लेंथ भी कभी कभार सवाल यहाँ पे बन जाता है। 195 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 195 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। और जब आप इसकी ट्रिब्यूटरीज की यहाँ पे बात करते हैं, सहायक नदियों की बात करते हैं, कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज या जो सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियों को जब भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जैसे आपने एक तो खान नदी के बारे में सुना होगा। जो खान नदी है, ये खान इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। किसकी किसकी जो हमारी क्षिप्रा रिवर है इसकी। अब तो देखो क्षिप्रा रिवर की अभी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों इसके प्यूरिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, क्यों हम इसके शुद्धिकरण पे काम कर रहे हैं। तो अभी एक प्रोजेक्ट आया है जिसको प्यूरिफिकेशन ऑफ क्षिप्रा हमको यहाँ पे करना है। उसके पीछे वजह है सिंगस्त, क्योंकि 2028 में 2028 में हमको उज्जैन में सिंगस्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो उज्जैन है, ये उज्जैन का सिंगस्त हमको दिखाई देगा। और आप अगर सिंगस्त की तैयारी कर रहे हैं और क्षिप्रा रिवर को प्योर नहीं कर पा रहे हैं तो सिंगस्त का पूरा आयोजन आपका सफल हो जाएगा। इसीलिए क्षिप्रा नदी आपकी न्यूज़ में चल रही है, चर्चा में चल रही है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा और यहाँ से आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसका जो माउथ है, माउथ यानी कहाँ जाके ये पानी डालती है, आप इसको माउथ कह सकते हैं, आप इसको मोहाना कह सकते हैं। इसका जो मोहाना है वह चंबल रिवर है, चंबल। तो जो हमारी क्षिप्रा रिवर है इसकी प्योरिफिकेशन का काम चल रहा है। निकलती कहाँ से है और कहाँ जाके अपना पानी डालती है, कौन कौन से जिलों से गुजर रही है, कितनी लंबी है, प्योरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, आप इसको समझ जाएंगे। और आपने ये भी सुना होगा कि हमने 2014 में 2014 में नर्मदा और क्षिप्रा को भी लिंक किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नर्मदा और क्षिप्रा लिंक, नर्मदा क्षिप्रा लिंक 2014 में किया गया था, जब हमारा 2014 का सिंगस्त हमको देखने को मिला था, मतलब 2016 का सिंगस्त हमको देखने को मिला था, तब 2014 में नर्मदा और क्षिप्रा को लिंक किया गया था। और ये हमारी फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट था इन स्टेट, मतलब एक राज्य के अंतर्गत हमने दो नदियों को जोड़ दिया, जो कि 2014 का है। और भारत का पहला नदी जोड़ी परियोजना केन बेतवा को जाना जाता है, जो कि अभी 2025 में आपकी कंप्लीट हो पाई है। तो इसको प्योरीफाई किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा उज्जैन है, उज्जैन जो बेसिकली बाबा महाकाल की हम बात करते हैं, बाबा महाकाल, कालों के काल महाकाल जी, ठीक है, बाबा महाकाल यहीं पर है, सिंगस यहीं पर लगता है। और जो अवंती महाजनपद थी, इस अवंती महाजनपद में भी हम इसी नदी को यहाँ पे देखते थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, आजकल तो थोड़ी प्रदूषण की समस्या को जूझ रही है, तो इसीलिए इसको प्योरीफाई करने पे काम चल रहा है। तो ये इसके लिए 1133 CR का फंड यहाँ पे दिया गया है, 133 CR का फंड यहाँ पे दिया गया है। और बहुत लंबी पाइपलाइन बिछा के इसमें पानी की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। तो क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, वजह क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सारी बातें आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2020, 30 और 31 तक वंचितों का सशक्तिकरण यहाँ पे किया जाएगा। और वंचित की जब भी मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ तो दो वर्गों को इंपॉर्टेंट शामिल किया गया है, एक तो जो हमारी विमेन है, इन विमेन को, और दूसरा जो SC और ST तबका है इसको शामिल किया गया है। 7,133 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया गया है। जितनी भी स्कीमें चल रही हैं विमेन वेलफेयर से रिलेटेड, इंक्लूडिंग लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये
और ट्राइबल वेलफेयर को लेकर जितनी भी स्कीमें चल रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना हो, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, ये सारी स्कीमों को सरकार के द्वारा इतना सारा पैसा दिया है और टारगेट रखा गया है कि 2030 और 31 तक 2030 से लेके 2031 तक हमको सबका यहाँ पर वेलफेयर करना है। तो एक फंड की राशि शायद पूछी जा सकती है कि रिसेंटली जो कैबिनेट है इसने इन स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी योजनाएं हैं इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितनी राशि अप्रूवल की है, आप बता देंगे। 7,133 करोड़। ठीक है। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जनजातीय कार्य और महिला बाल विकास योजना की हमको निरंतर बनाए रखनी है। और विद्युतीकरण के लिए 366 करोड़ एलोकेट किए हैं अनइलेक्ट्रिफाइड ट्राइबल हैबिटेट्स। जो ट्राइबल हैबिटेट्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे जनजातीय एरिया हैं और उन जनजातीय एरियाओं में अभी भी लाइट नहीं पहुंची है। सोचिए कितनी शर्म की बात होनी चाहिए। उसके लिए 366 करोड़ का पैसा यहाँ पे फंड अलोकेट किया गया है। ठीक है। चलिए, चिकित्सा के बुनियादी ढांचे में तीव्र वृद्धि हमको देखने को मिल रही है। हमारे जो सीएम है ये कहते हैं कि मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रा हमारा बढ़ रहा है, मेडिकल इंफ्रा हमारा बढ़ रहा है। और मेडिकल इंफ्रा कैसे बढ़ रहा है, आप जरा इसको यहाँ पे देखिए, इसको देखिए कि जो मेडिकल कॉलेज हैं 2003 में सिर्फ आपके 6 हुआ करते थे, बढ़कर अब 33 हो गए। जैसे ये जो संख्या है आपको दिखाई दे रही है, ये मेडिकल कॉलेज की है। ये पूरा जो प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 थी, और 6 2003 में थी। मतलब हम जब 1956 में एक राज्य के तौर पर बने, उसके बाद से लेके 2003 तक सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलेज बना पाए? 6 कॉलेज बना पाए। और 2003 से क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि 2004 में जब सरकार यहाँ पे बदलती है, 2004 में सरकार बदलती है, उसके बाद अब हमारे पास 33 हो जाते हैं। मतलब कुछ गिने चुने 20 सालों के आसपास आप यहाँ पे देखेंगे जो राज्य है, इस राज्य में हमको 27 मेडिकल कॉलेज न्यू देखने को मिल रहे हैं। तो ये बढ़ गया है। तो ये संख्या प्लीज याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं कितने मेडिकल कॉलेज थे, अभी कितने हो गए। ठीक है। तो 2 वर्षों में हमने 14 नए बना दिए। अब मोहन यादव जी हैं, अपना क्रेडिट ले बिना तो मानेंगे नहीं। तो इनका कहना है कि जो लास्ट 2 ईयर हैं, इन लास्ट 2 ईयर में हमने 14 बना दिए हैं। ठीक है। आयुष्मान कार्ड की यहाँ पे बात की गई है, 4.43 करोड़ सिटीजन कवर्ड अंडर दी हेल्थ सिक्योरिटी। एमपी का डेटा आपने याद रखना है। एमपी में आप लोग कह सकते हैं लगभग 4.5 करोड़ जो लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लॉन्च किया गया था 2018 में, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस जो स्कीम है, उन इंश्योरेंस स्कीम में से एक है। इससे पहले ओबामा केयर हुआ करती थी अमेरिका में, अब आयुष्मान कार्ड है। यहाँ एक परिवार में 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष पर ईयर आपका फ्री इलाज होता है, फ्री ट्रीटमेंट होता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल किसी में। तो एमपी का आंकड़ा ये है कि 4.43 सीआर लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। टीबी एरेडिकेशन, स्टेट रैंक टॉप 5 नेशनली इन द टीबी फ्री कैंपेन। टीबी उन्मूलन में हम देश के शीर्ष 5 राज्यों में आते हैं। और ये दोनों डेटा एमपीपीएससी इकोनॉमी वाले सेगमेंट पे आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आयुष्मान कितने जारी कर दिए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, और जो टीबी उन्मूलन में हम लोग कहाँ पर आते हैं, टॉप 5 में आते हैं। आपने देखा होगा जैसे अभी हम जो धार है ना, धार एमपी, इस धार एमपी में पीपीपी मॉड्यूल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर एक जो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो ऐसे करके हम मेडिकल कॉलेज की जो संख्या है, हम इसको बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। जितने मेडिकल कॉलेज अधिक होंगे, उतना हेल्थ इंफ्रा बेहतर होगा, उतने ही डॉक्टर ज़्यादा प्रिपेयर होंगे। तो इस पे सरकार काम कर रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कितने कॉलेज, आयुष्मान कितने, टीबी एरेडिकेशन में हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, आप लोग बता देंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 11 ईयर ऑफ सॉइल हेल्थ केयर स्कीम। सॉइल हेल्थ केयर स्कीम को 11 साल हो गए हैं और 25 करोड़ जो सर्टिफिकेट हैं देश भर में नेशन वाइड यहाँ पे जारी कर दिए हैं। और 8,272 एक्टिव सॉइल टेस्टिंग लैब आपके यहाँ पे वर्क कर रही हैं। और वैज्ञानिक खेती, सटीक पोषण, तत्व प्रबंधन और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को यहाँ पे कम करना है। देखो, हम लोग अपने खुद का हेल्थ चेकअप नहीं कराते। मतलब वैसे
नियम ये होना चाहिए कि आप ईयरली अपनी हेल्थ चेकअप कराएं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग कुछ भी कंज्यूम करते हैं। इंडिया में ओबिसिटी एक्सट्रीमली बढ़ रही है। बहुत सारे हेल्थ डिजास्टर हमको देखने को मिलते हैं। रीज़न इसके पीछे कि हम लोग चेकअप नहीं कराते। सॉइल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में आता है नेचुरल रिसोर्सेज में। और सॉइल पे हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आपका डिपेंड करता है। जैसे सॉइल की जब भी आपसे कोई बात करते हैं, सॉइल या हिंदी में आप इसको मृदा कहते हैं, इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, इसकी अपनी एक वैल्यू है। हर कोई इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, सॉइल की अपनी एक प्रॉपर्टी है। जैसे हर मिट्टी की अपनी एक प्रॉपर्टी है। हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल। लेकिन जो काली मृदा है, वह सारी काली मृदा एक जैसी नहीं होती। इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का पर्पस क्या था कि आप अपनी मिट्टी को लेके आइए लैब में, और लैब इसकी टेस्टिंग करेगी, और टेस्टिंग करने के बाद ये आपको बताएगी कि कौन सी क्रॉप यहाँ पे फायदेमंद होगी। ठीक है, इरिगेशन का पैटर्न क्या होगा, फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं या नहीं करने। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारा जो किसान है ना, वो इलिटरेट है। क्योंकि हमने एक परसेप्शन बना दिया है, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा, खेती करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो खेती करेगा, जो बच्ची नहीं पढ़ेगी वो घर के काम करेगा। ये हमने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। अब वो नहीं पढ़े हुए हैं, उनकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाए। अब उनको दो चीजें सिखाई गई हैं कि अगर मुझे मोर प्रोडक्शन चाहिए, है ना, मोर प्रोडक्शन चाहिए, अगर मुझे अधिक उत्पादन चाहिए, तो इसके लिए दो चीजें एक्सट्रीम चाहिए। पहला तो फर्टिलाइजर्स एक्सट्रीम चाहिए, जितना डाल सकते हैं डाल दो, और दूसरा इरिगेशन एक्सट्रीम चाहिए। जबकि ये दोनों कंसेप्ट गलत है। ना तो बहुत सारे फर्टिलाइजर चाहिए, और ना ही बहुत एक्सट्रीम इरिगेशन चाहिए। तो इसी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में, है ना, 2015 में एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की 2015 में। और इस स्कीम को सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से जाना गया, SHC के नाम से जाना गया। अब इसको 11 साल पूरे हो चुके हैं, और 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम डेटा याद रखेंगे कि पूरे देश भर में 25 CR जो सॉइल हेल्थ कार्ड हैं ये जारी किए गए। मतलब इतने लोग तो लैबों के पास पहुंचे, अपनी मिट्टी का चेक कराया, परीक्षण कराया। इससे उत्पादन और मृदा की जो क्वालिटी है वो दोनों बनी रहती है। जैसे हमारी तबीयत खराब होती है, तो हम वही दवा कंज्यूम नहीं कर सकते जो हमारे एल्डर्स को दी गई है, हमारे छोटों को दी गई है। हमको डायग्नोस कराना पड़ता है, फिर हम मेडिसिन लेके आते हैं। तो मिट्टी में भी हर फसल एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है, और एक जैसा पानी नहीं दिया जा सकता, एक जैसे फर्टिलाइजर नहीं लगाए जा सकते। इसको चेक कराना बहुत जरूरी है। आप भी चेक कराइए, अपनी फैमिली को इंकरेज करिए, अपनी सॉइल की हेल्थ टेस्टिंग यहाँ पे करें। ठीक है, चलिए। डबलिंग फिशरीज प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। बच्चा पार्टी, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, एमपी का इकोनॉमिक सर्वे, आप बजट देख लीजिए, एमपी का बजट, ठीक है, बजट, या आप स्पीच सुन लीजिए हमारे जो सीएम हैं उनकी, या कैबिनेट की जो बैठक है इनको देख लीजिए। ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा। इसीलिए सरकार का टारगेट है, और सीएम डायरेक्ट स्विफ्ट एक्शन टू डबल फिश प्रोडक्शन लेवरेजिंग मॉडर्न टेक लाइक बायोफ्लॉक एंड रेसिकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये चाहते हैं कि फिश उत्पादन को, जो फिशरीज प्रोडक्शन है, इसको हम अपकमिंग ईयर्स में, मतलब अपकमिंग जो ईयर्स हैं, इन अपकमिंग ईयर्स में इसको सीधा डबल कर दिया जाए। सर, इससे क्या फायदा है? इससे दो फायदे हैं। देखो, पहली चीज तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा, जो पोषण है, मतलब जो लोग फिश को कंज्यूम करते हैं या एग्स को कंज्यूम करते हैं, उनको एक फिश की जो मात्रा है वो भी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि आप इसके थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो सरकार किस सेक्टर को बूस्ट करने पे काम कर रही है? फिशरी सेक्टर को। और कितना बड़ा करना है, इसको डबल हमको यहाँ पे करना है, नई नई जो टेक्निक्स हैं इन पे काम करके। ठीक है, प्रिक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, खरीद की बात कर रहे हैं। 114 राफेल जेट को खरीदा गया है। डिफेंस जो मिनिस्ट्री है इसने अप्रूवल दे दिया है प्रिक्योरमेंट टू बूस्ट IAF कॉम्बैट कैपेबिलिटी। वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने खरीद को मंजूरी दी है। और ये आप देखेंगे, वायु शक्ति एक अभ्यास है, मेगा एक्सरसाइज इन पोखरण जैसलमेर
डेमोन्स्ट्रेटिंग फायर पावर। पोखरण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का एक मेगा युद्ध अभ्यास वायु शक्ति को भी यहाँ पे संपन्न किया गया है। तो राफेल हम कहाँ से खरीदते हैं? फ्रांस से। और राफेल को खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एयरफोर्स है, हम चाहते हैं कि एयरफोर्स की पावर को और बेहतर बढ़ाया जाए। ये फाइटर जेट है और इसके थ्रू आप अपनी जो पावर है उस पावर को शो करते हैं। तो 114 राइफल की परचेसिंग की यहाँ पे परमिशन मिल गई है। ठीक है, चलिए, तो कुछ बातों को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से। चलिए, अब देखो, विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। फाउंडेशन ऑफ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, गरिमापूर्ण मानव जीवन की नींव, ये आप इसकी थीम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, थीम। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आज आपका 28 फेब है, और 28 फेब को आप लोग क्या करते हैं? नेशनल साइंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे। और 1986 में इसको अनाउंस किया गया था, अनाउंस, और 1987 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया, पहली बार। और सीवी रमन की जो कंट्रीब्यूशन है उसके एस्पेक्ट में 52वां खजुराहो डांस फेस्टिवल, 52वां खजुराहो नृत्य समारोह, ये 20 से लेकर 26 फरवरी को यहाँ पे आयोजित किया गया। अ ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस, एक वैश्विक आयोजन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का, और ये 52वां है, 52nd नंबर का है। जैसे आप देखो, अभी क्या चल रहा है आपका 2026, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से 52 को माइनस कर देंगे, तो बेटा ये आपके यहाँ पे देखने को मिल जाता है कितना, 4। और आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बेटा कितना, कि अराउंड 7, ठीक है, 7। और ये, तो ये हमको देखने को मिल जाता है 1974-75 के आसपास इसकी शुरुआत की गई है, इसको याद रखिएगा। खजुराहो नृत्य समारोह है, ये क्लासिकल डांस का है, क्लासिकल डांस का हमको समारोह यहाँ पे देखने को मिलेगा। और क्लासिकल डांस का मतलब है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, इन सब के लिए, और ये खजुराहो में सेलिब्रेट होता है। अब खजुराहो जब आपके पास आता है तो खजुराहो के टेम्पल भी हमारे माइंड में आते हैं, खजुराहो के मंदिर भी हमारे माइंड में आते हैं। और ये कामसूत्रा जो पैटर्न है उस पे बने हुए हैं, चंदेल राजाओं के द्वारा इनके डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये जो 950 से लेके 1050 के बीच में ये डेवलप हुए, कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डांस फेस्टिवल है और बहुत बड़ा फेस्टिवल है, एशिया का सबसे बड़ा क्लासिकल डांस का फेस्टिवल है, खजुराहो में होता है। और खजुराहो कहाँ पड़ता है आप लोग बता देंगे? ये हमारा छतरपुर में आता है, ठीक है, जो छतरपुर है यहाँ पर आता है। आप यहाँ जाइए, बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है, और 20 से लेके 26 फरवरी 2026 के बीच में यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो खजुराहो नृत्य समारोह को आप लोग याद रख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप आपके पास चल रहा है, ये क्रिकेट के कुछ नियम हैं, एमसीसी ने नियम में बदलाव किया है। गेंद का आकार वर्गीकृत, लेमिनेटेड वेल्स की अनुमति, मार्केटिंग अब सामान्य रनआउट, जो मार्केटिंग है उसको सामान्य रनआउट यहाँ पे कर दिया है। तो थोड़ी सी स्पोर्ट्स की अपडेट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये स्पोर्ट्स के यहाँ पे क्या अपडेट है। कुश्ती, ठीक है, जोरिब ओपन नॉट नो सर, ये तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। शूटिंग, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप यहाँ पे चल रही है, और ईसा मनु और इलोवन ने जीते हैं स्वर्ण पदक। और फुटबॉल, भारत ने जीती सैफ अंडर-19 जो फुटबॉल है इसमें, ठीक है। और महिला चैंपियनशिप भारत ने जीत ली है। सैफ अंडर-19 फुटबॉल की महिला चैंपियनशिप कौन जीता है? भारत जीता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सशक्त भारत हमको बनाना है, और सशक्त भारत को बनाने के लिए हमको सशक्त प्रदेशों को बनाना पड़ेगा, और इसी के थ्रू आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रोजगार निर्माण का एक जिस्ट आपके सामने था, एक समरी आपके सामने थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हालांकि रोजगार निर्माण में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बच्चों को, क्यों नहीं आ रहा है वो बच्चे ही जान सकते हैं। बाकी तो मेरा प्रयास है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं क्लासेस में। जाते जाते याद रखिए भाई कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारा जो पावर प्ले सेल है इसका आखिरी दिन है आज, 50% ऑफ का। इसमें एनरोल कीजिए GRS लाइव कोड के थ्रू, और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।